हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी दिल वाले यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आए हैं सेट नंबर 8 लेके, जो कि उष्मा और ताप का ये पार्ट दूसरा है। उसमें क्वेश्चन ज़्यादा बन रहा था, इसलिए इसका दो पार्ट में बना दिए हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए आप लोग का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक, 10 मिनट से ज़्यादा समय लेंगे नहीं, आपका चैप्टर जो है ये वाला समाप्त हो जाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर पहला है कि पदार्थ की तीनों अवस्था किसके द्वारा तय होती है। तो पदार्थ की तीनों अवस्था किसके द्वारा तय होती है? तो आपका जो है दाब और तापमान, ये इसी को देख के हम लोग जो है तीनों का अवस्था तय करते हैं। ठीक है, यानी दोनों द्वारा होगा, एक का सी नंबर सर हो जाएगा। ठीक है, दोनों द्वारा। चलिए, प्रश्न नंबर 2 है, ठोस को गलने की प्रक्रिया में उष्मा डैश होता है। जब ठोस गलेगा तो उष्मा उसमें क्या होता है? उष्मा का अवशोषण होता है। जब उष्मा देंगे तभी ठोस गलेगा। ठीक, चलिए बी नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, सूर्य का ताप मापा जाता है। सूर्य का ताप जो है किसके द्वारा मापा जाता है? तो पायरोमीटर तापमापी द्वारा, पायरोमीटर तापमापी द्वारा। प्रश्न नंबर 4 है, पूर्ण चालक के लिए उष्मा चालकता का मान। जब पूर्ण चालक होगा तो उष्मा चालकता का मान क्या होगा? तो अनंत होगा। जब पूर्ण चालक किया तो उष्मा चालकता का मान अनंत होगा। चलिए, प्रश्न नंबर 5 है आपका, बॉयल के नियम का पालन अच्छी तरह से होता है। बॉयल के नियम का जो है पालन अच्छी तरह से होता है कब? जबकि निम्न ताप और निम्न दाब हो, निम्न ताप और निम्न दाब हो तो बॉयल का नियम का पालन अच्छी तरह से होगा। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 6 है, खाना पकाने में बर्तन का गुण होना चाहिए। खाना जिसमें हम लोग पकाते हैं उसका क्या होना चाहिए, मतलब कि गुण जो कि मतलब अच्छा होगा हम लोग के लिए। तो उच्च उष्मीय चालकता, सही बात, ये भी होना चाहिए। निम्न विशिष्ट उष्मीय धारिता, ये भी होना चाहिए। उच्च गलनांक, मतलब तुरंत वस्तु ही नहीं गल जाए, जिसमें हम बनाए खाना वही बर्तन गल जाए, तो ये जो है उच्च गलनांक होना चाहिए। नहीं बहुत हाई टेम्परेचर देंगे तभी गलेगा। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 7 है, सबसे अधिक विशिष्ट उष्माधारिता किसका होता है? सबसे अधिक विशिष्ट उष्माधारिता जो है किसमें होता है? तो आपका जल में होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, किसी वस्तु को विशिष्ट उष्मा देने पर, किसी वस्तु को विशिष्ट उष्मा देने पर क्या होगा? तो 8 का जो आपका अवस्था नहीं बदलता है। किसी वस्तु को विशिष्ट उष्मा देने पर अवस्था जो है नहीं बदलता, ताप बदल जाएगा, दोनों अवस्था नहीं बदलेगा, ताप बदलेगा अवस्था नहीं बदलेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 है कि स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब क्या होगा? जब स्थिर ताप रहेगा, स्थिर, ठीक, ताप रहेगा स्थिर और उसका आयतन कम करेंगे तो उसका दाब बढ़ेगा। ऑटोमेटिक है, जब ताप स्थिर रहेगा और आयतन इतना रहेगा, उसको छोटा करेंगे, कम करेंगे तो बढ़ जाएगा दाब। तुलनात्मक रूप से उष्मा का कुचालक कौन होता है? यानी उष्मा उसमें नहीं जाता है, कौन है? 10 का जो आपका PbHg, ये हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, Pb और Hg, AU Ag, इस समय तापमान चांदी समय लगेगा, कॉपर में, आयरन में, इस समय लगता है। ठीक है, तब का Pb और Hg ए नंबर हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। 11 का, वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाता है? जब द्रव बन लेगा वह तापमान क्या कहलाता है? तो गलनांक, 11 का ए, यानी गलने लगता है। किसी प्रशीतक का अपेक्षिक गुणधर्म, जब किसी प्रशीतक का अपेक्षिक गुणधर्म देखेंगे तो वो निम्न क्वथनांक होता है, उच्च क्रांतिक तापमान होता है और वाष्पीकरण उच्च, यानी इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 13 है, उष्मा विकिरणों की गति क्या होती है? उष्मा जो विकिरण होता है उसकी गति क्या होती है? ध्वनि गति के बराबर होता है। उष्मा का विकिरण जो है ध्वनि के बराबर होगा। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकता है? तो जो है ब्लैक बॉडी जो है आपका सभी तरंग दैर्घ्य के विकिरण करेगा, मध्यवर्ती, उच्च, निम्न, सभी, यानी सभी तरंग दैर्घ्य के विकिरण को। जिस ताप, इसीलिए उसको गर्म लगता है ज़्यादा, मतलब काला आदमी को इसलिए ज़्यादा गर्मी लगता है, वो सभी को अवशोषित कर लेता है। जिस ताप पर लोह चुंबकीय अनुचुंबकीय हो जाए उस ताप को क्या कहते हैं? तो उस ताप को क्यूरी ताप कहते हैं। ठीक है, अब अनुचुंबकीय जिस ताप पर प्रतिचुंबकीय हो जाएगा उसको भी क्यूरी ताप कहेंगे। ठीक, 273 डिग्री केल्विन का मान क्या होगा? केल्विन का मान जो है क्या हो गया, यानी सेल्सियस में बुझिए तो पूछ रहा है, यानी आपका तो केल्विन का मान 273 के बराबर कभी 100 होगा? ये तो नहीं होगा, के में इसके बराबर हो ही नहीं सकता है। तो आपको डायरेक्ट सेल्सियस में आना है। 16 का ऑप्शन आपका डी नंबर, यानी 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए, निम्न मान जो होता है केल्विन में 273 होता है और उच्चतम जो होता है 373 हो जाता है, 373। आई 0 डिग्री सेल्सियस 0 होता है और सेल्सियस मतलब हाई जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 17, इनमें कौन सा तापमान का एसआई मात्रक नहीं है?
तापमान का। फ़ारेनहाइट तो होता ही है, सेल्सियस होता है, केल्विन होता है, यानी पास्कल जो नहीं होता है। 80 ये दाब का एसआई मात्रक है, ठीक। और जो केल्विन है ये एसआई मात्रक है, ठीक। एसआई मात्रक ये सब केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट ये जो है तापमान का है, ठीक। चलिए 18 नंबर प्रश्न है आपका, द्रव और गैस में ताप आंतरिक द्रव और गैस में ताप अंतरण का मुख्य कारण जो है क्या है। द्रव और गैस में देखिए, द्रव और गैस में जो होता है ना वो संवहन होता है, ठीक। संवहन विकिरण जो होता है वो भट्टी में निकलता है, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 19 है कि ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तन किया जाता है, उससे क्या कहते हैं ना। तो ऊष्मा इंजन जो है ऊष्मा यांत्रिक को जो है ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तन करता है ऊष्मा इंजन, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 20 है, धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं क्योंकि। धातु जो है ऊष्मा के सुचालक होते हैं क्यों। तो ये जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें अधिक होती है, ठीक। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, एक वृत्ताकार धातु के प्लेट जिसके केंद्र में एक वृत्ताकार छेद हो, गर्म करने पर छेद का व्यास जो है बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। 21 का बी। पाइप को देखते हैं ना, कभी कभी हम लोग नए उसमें जाता है तो गर्म करके उसका व्यास बढ़ा के घुसा देते हैं। तो वस्तु को गर्म करने पर अणुओं की चाल, वस्तु को जब गर्म करेंगे तो अणु की चाल बढ़ेगा, अणु की चाल क्या होगा, बढ़ेगा। 22 का बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ताप में वृद्धि से प्रत्यास्था मापक का मान क्या होगा, प्रत्यास्था यानी कठोरता, तो घटेगा। 23 का ए। 23 का अच्छा, ताप में वृद्धि से प्रत्यास्था का मान, अच्छा ताप में वृद्धि करने प्रत्यास्था दबावपन जो होगा वो क्या होगा, प्रत्यास्थ जो होगा। प्रत्यास्था अलग होता है, प्रत्यास्थ जो है अलग होता है, तो प्रत्यास्थ जो है क्या होगा, घटेगा। 23 का आपका प्रत्यास्थ जो बढ़ेगा। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। चलिए ऊष्मा का संचरण की विधि, ऊष्मा का संचरण की विधि, जब ऊष्मा का संचरण जो होता है चालन, संवहन, विकिरण सब द्वारा होता है, यानी 24 का डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ठोस में अलग विधि द्वारा होता है, द्रव में अलग होता है, ये अलग चीज़ है। विद्युत केतली में जो है विद्युत केतली में पानी गर्म होता है किसके द्वारा, चालन, संवहन, विकिरण किसके द्वारा, 25 का। तो 25 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, संवहन के द्वारा। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक तांबा, चांदी, एल्युमिनियम, तो क्या होगा, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक जो होगा आपका चांदी हो जाएगा, ठीक। आघातवर्धनीय भी सबसे ज़्यादा वही है। द्रवों में उस सोना हो जाएगा उसमें, ठीक। आघातवर्धनीय द्रवों में ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक, द्रव में ऊष्मा जिससे सबसे चालक किसका अधिक होता है, 27 का। तो आपका जल पारा हो जाएगा 27 का, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, पारा। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है। तो पराबैंगनी किरण, अवरक्त किरण, कॉस्मिक किरण, प्रकाशीय किरण कौन। तो 28 का आपका बी नंबर यानी अवरक्त किरण। पराबैंगनी किरण तो रोक लेता है ऊपर में, ठीक। चलिए 29 नंबर, बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है, बोलोमीटर क्या मापता है, तो बोलोमीटर जो है आपका उसमें विकिरण मापता है, ठीक। ऊष्मा का मात्रक नहीं है, कैलोरी तो है, किलो जूल है, जूल डिग्री सेल्सियस कौन है, ऊष्मा का मात्रक नहीं है, डिग्री सेल्सियस जो है नहीं है। डी नंबर क्या होगा आपका 30 का डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो डिग्री सेल्सियस तापमान का, ऊष्मा का, कैलोरी, कैलोरी जूल, जूल ये सब जो है ऊष्मा का है, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 31 और लास्ट है आपका कि बर्फ पर जो है बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या होगा। जब दाब बढ़ेगा तो गलनांक जो उसका आपका घटेगा, क्या होगा, घटेगा, क्योंकि क्वथनांक जो बढ़ता है तो गलनांक घटेगा, ठीक। तो चलिए आज के लिए ये क्लास आपका ख़त्म हो गया। अगर आप लोग को अच्छा लगा क्लास तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो पूरा फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल में जाके स्टडी दिल वाले में प्लेलिस्ट में जाके सभी क्लास को देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।